Good evening, students. So, this is our lecture number 75 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagariक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने डिस्कशन कंक्लूड की थी चैप्टर 15 की, विच बेसिकली रिलेट्स टू कॉग्निजेंस, या फिर यू कैन कॉल इट द कंडीशंस प्री रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग. ठीक है, हमने सेक्शन 210 से अपनी डिस्कशन को शुरू किया था और सेक्शन 222 पर कंक्लूड किया था. ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर 19, दैट इज ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन. कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल का प्रोसीजर है हम उसको समझेंगे. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड इससे पहले मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करूं, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मैं वहाँ पर जो भी ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, सो ज्वाइन द ग्रुप एंड द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब चैप्टर 19 को समझने से पहले एक बार फिर से मुझे आपको पूरी कहानी समझानी पड़ेगी कि आखिर हम लोग चैप्टर 19 की डिस्कशन तक पहुंचे कैसे. अब मैं उस पूरी कहानी को बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा. ठीक है, ऊपर ऊपर से हम लोग एक बार समझ लेते ताकि हमें समझ में आए कि चैप्टर 19 का कनेक्शन क्या है जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे. तो जब हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी चैप्टर 13 की, ठीक है, विच बेसिकली रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन, तो यहां से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि सेक्शन 173 के अंदर एंड सेक्शन 174 के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है. 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है और 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एनसीआर को रजिस्टर किया जाता है. ठीक है, हमने ये समझा था कि जब एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वहां पर आपको पहले मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. अब 173 और 174 में इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अरेस्ट का. दैट इज चैप्टर 5 फ्रॉम सेक्शन 35 टू 62. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस बीच में अरेस्ट भी हो गया. अब अरेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास दैट इज सेक्शन 175, विच इज बेसिकली द पुलिस ऑफिसर्स पावर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. और चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो है वो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 175 से डिराइव करता है. फिर जो नेक्स्ट था दैट इज सेक्शन 176, विच बेसिकली डिलिनेट्स द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दैट इज द प्रोसीजर दैट वुड बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13. इसमें हमने ये समझा था कि पुलिस ऑफिसर के पास दो डिस्क्रिशन होते हैं, या तो वो इन्वेस्टिगेशन में एंटर ही ना करें या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को थोड़े टाइम बाद में शुरू करें ताकि जो पहले सीरियस ऑफेंसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ज़्यादा हमें डेल्व नहीं करना है. फिर जो नेक्स्ट हमने समझा था वो था सेक्शन 179 एंड 180, विच बेसिकली रिलेट्स टू द पुलिस ऑफिसर्स पावर टू कॉल अपॉन विटनेसेस, एंड 180 रिलेट्स टू जिन विटनेसेस को 179 में कॉल अपॉन किया गया है उनका एग्जामिनेशन, हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. फिर जो नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था दैट इज सेक्शन 181, विच बेसिकली रिलेट्स टू सम प्रोहिबिशन. यहां पर यह कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उनकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं होती, एंड अलॉन्ग विद दैट उनके ऊपर कोई भी सिग्नेचर भी नहीं लिया जाएगा. फिर जो नेक्स्ट हमने देखा था दैट वाज सेक्शन 183, which relates to recording of confession and statement before the magistrate. ठीक है, अब सपोज चैप्टर 5 में घुसने के बाद अरेस्ट हो गया. ठीक है, तो अरेस्ट होने के बाद हमें ये याद है कि सेक्शन 58 के वर्च्यू से अगर आप किसी भी इंसान को अरेस्ट करते हो और 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो पाए तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 187 आपको एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, फिर 187 के बाद आते हैं, मैं लिख देता हूं प्रोडक्शन ऑफ
एक्यूज्ड। अगर आप चैप्टर 19 के नोट्स बना रहे हैं मेरे लेक्चर को देख के, तो आई वुड एडवाइस यू कि ये जो मैं चार्ट बनाता हूँ इसको आप दोबारा बना लिया करिए। आप इसको जितनी बार भी बनाएंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लेवल जुडिशियल एग्जाम्स में, मेंस में इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है ना वो अक्सर पूछता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इनके नोट्स को प्रॉपरली बना रहे हो तो। ठीक है, फिर 187 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सेक्शन 189 विच रिलेट्स टू डेफिशिएंट एविडेंस। कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को डेफिशिएंट एविडेंस मिला एक्यूज के अगेंस्ट में, और एक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में था, तो वो उसको पुलिस कस्टडी से रिलीज कर सकते हैं। और 189 के अंदर उनको एक, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ 189 उनको एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। फिर आता है आपका सेक्शन 190 विच बेसिकली रिलेट्स टू सफिशिएंट एविडेंस। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट एविडेंस मिलता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वहां पर पहले तो वो एक्यूज की जो कस्टडी है वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 193 ही विल सबमिट अ चार्जशीट। ठीक है, अब चार्जशीट के बाद का प्रोसीजर हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब चार्जशीट के बाद हम लोग चैप्टर 15 में एंटर करते हैं। ठीक है, और मजिस्ट्रेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बेस्ड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेंस लेते हैं। ठीक है, 210 के अंदर कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ स्पेशली इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 2। इतना आपको क्लियर है? हाँ, अब कॉग्निजेंस लेने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है सेक्शन 227 विच इज इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है? अब यहां पर जो केस है वो या तो समन्स केस हो सकता है या तो वारंट केस हो सकता है। ठीक है, समन्स को मैं शॉर्ट में एस लिख दे रहा, दैट इज सेक्शन 2X में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, एंड वारंट केस सेक्शन 2Z। ठीक है, हाँ, अब या तो समन्स केस होगा या तो वारंट केस होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दिया गया, मतलब कि जो एक्यूज्ड है अब उसको मैजिस्ट्रेट बुला रहे हैं कोर्ट में ताकि आगे की प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। अब यहां से चैप्टर 19 की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू होगी। आई एम सो सॉरी, यहां पर एक पार्ट रह गया था। ठीक है, हाँ, फिर सेक्शन 227 में एंटर करने के बाद हम एंटर करते हैं सेक्शन 230 में विच बेसिकली रिलेट्स टू सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। इसमें क्या होता है कि एक्यूज्ड को जो विटनेसेस होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट होती है वो भेजा जाता है, जो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो सारी इंफॉर्मेशन एक्यूज को भेजी जाती है, मतलब जो डिफेंस है उनको भेजी जाती है, ताकि वो अपना एक विगरस डिफेंस तैयार कर सके, वो अपने साइड को प्रॉपरली तैयार कर सके। इज दैट क्लियर? अब देखिए, क्योंकि हम लोग चैप्टर 19 की डिस्कशन कर रहे हैं, तो चैप्टर 19 में हम किसके ट्रायल के प्रोसीजर को समझ रहे हैं? कोर्ट ऑफ सेशन के। तो अब यहां पर कॉग्निजेंस लेने की पावर जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास है। हमने जब सेक्शन 213 पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता एक्सेप्ट इन सम सिचुएशंस, दैट इज पोक्सो एंड सेक्शन 222 दैट इज द डिफेमेशन ऑफ हायर डिग्निटरीज। मैं लिख देता हूं, डिफेमेशन ऑफ हायर डिग्निटरीज, दैट इज द प्रेसिडेंट, द गवर्नर। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो यहां पर क्या होगा? अब क्योंकि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, दैट्स वाई जो एक्यूज्ड है उसका कमिटल किया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232। दिस इज बेसिकली कमिटल इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। इज दैट क्लियर? अब यहां से हमें चैप्टर 19 की डिस्कशन को शुरू करना है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे का। ठीक है, चैप्टर 19 दैट इज ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 248। इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमने ये समझा था ना कि जो प्रोसिक्यूशन होता है वो कौन होता है? स्टेट। ठीक है,
जो प्रोसिक्यूशन साइड होता है वो स्टेट होता है, और प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कौन करेगा? पीपी, दैट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इतना आपको क्लियर है सेक्शन 248 में? इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं समझना था। 249 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉड बिफोर द कोर्ट। अच्छा, यहां पर टर्म यूज हुआ है अपीयर्स और इज ब्रॉड बिफोर द कोर्ट। आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किसी ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, तो जो वो ऑफेंस है वो उसका जो ट्रायल होगा इट वुड बी मतलब ऑफ कोर्स अ वारंट केस। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो भी केसेस पहुंचते हैं उनकी जो पनिशमेंट होती है वो हमेशा ही, जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट होती है वो हमेशा ही 2 साल से अधिक की होती है, तो वारंट केस ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब ये होता है कि मतलब कि आपने किसी को समन भेजा और वो समन से कंप्लाई करके अपीयर कर गया कोर्ट के सामने, बट यहां पर तो वारंट केस है, तो वारंट केस में समन कैसे चला गया? अगर आपको सेक्शन 227 का डिस्कशन याद हो तो हमने ये पढ़ा था सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कि समन्स केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और क्लॉज बी के अंदर वारंट केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जब हम लोग वारंट केसेस को पढ़ रहे थे तो हमने ये समझा था कि इवन एक वारंट केस में भी आप पहले एक माइल्डर प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। दैट इज इवन दो इट इज अ वारंट केस, आप पहले एक्यूज को समन भेजेंगे। तो 249 इसी रिगार्डिंग बात करता है कि आपने एक्यूज को समन भेजा और वो कोर्ट के सामने अपीयर हो गया, और इस ब्रॉड बिफोर द कोर्ट का मतलब है कि उसको वारंट के थ्रू कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232, दैट इज बेसिकली कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर केस को इंस्टीट्यूट किया गया था और सेक्शन 232 के अंदर जो एक्यूज था जो उसको कमिट कर दिया गया बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। क्योंकि देखिए हुआ ऐसा कि जब सेक्शन 210 में जब मजिस्ट्रेट के सामने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आए, पुलिस रिपोर्ट आया, ठीक है, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह की रिपोर्ट थी वो सब आया, तो उसको पेरूज करने के बाद ही केम टू द कंक्लूजन कि ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, बाय वर्चू ऑफ शेड्यूल 1 कॉलम 6। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट को पता चल गया कि द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पर उन्होंने सेक्शन 232 के वर्चू से जो एक्यूज का केस था उसको कमिट कर दिया बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो यही इसका मतलब है, इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232 और अंडर एनी अदर लॉ for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. So basically यहां पर ये कह रहा है कि जो केस है, ठीक है, जो केस की हियरिंग होगी वो सबसे पहले शुरू करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, अब आपको याद होगा, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये बेसिकली कौन सा स्टेज चल रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर 18 किया था, दैट इज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि चार्ज फ्रेमिंग का जो प्रोसीडिंग होता है, जो चार्ज फ्रेमिंग की प्रोसीडिंग होती है, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज। ठीक है, दूसरा स्टेज क्या होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तीसरा स्टेज क्या होता है? रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर, मतलब कि रुकिए बताता हूं मैं आपको। और लास्ट है आपका प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, तो चार्ज फ्रेमिंग की जो प्रोसीडिंग होती है, सबसे पहले वहां पे आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज होता है, दैट इज हम डिफेंस साइड को बुलाते हैं, हम प्रोसिक्यूशन के साइड को बुलाते हैं और वो दोनों आर्ग्यू करते हैं कि यहां पर जो चार्ज है वो सही है कि गलत है। अगर प्रोसिक्यूशन का साइड जीत जाता है तो जो कोर्ट है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तरफ आगे बढ़ता है और विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल कमेंसेस। ठीक है, तो यहां पर जो 249 में जो ये कह रहा है ना, यहां पर the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused
ये बेसिकली इस स्टेज की बात हो रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज की बात हो रही है। और यहां पर हम लोग पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका देंगे कि वो अपना केस ओपन करें और जो एक्यूज्ड के चार्जेस हैं उसको प्रूव करें, उसको जस्टिफाई करें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले सेक्शन पे, 250 पे। द एक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज within a period of 60 days from the date of commitment of the case under section 232। जब सेक्शन 232 के अंदर केस को कमिट कर दिया जाएगा तो एक्यूज्ड के पास 60 दिन होंगे कि वो कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि मेरे अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे हैं वो फ्रिवलस हैं और मेरा जो केस है उसका कोई भी कोगेंट वैल्यू नहीं है, तो मेरे को डिस्चार्ज कर दिया जाए, ठीक है। यहां पर हम एक स्टेज देख रहे हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज से भी पहले का है, ठीक है। यहां पर 60 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है, ठीक है। आप पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जो ये 60 डेज का टाइम फ्रेम है ये पहले सीआरपीसी में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, इसको अभी डाला गया है। तो 60 दिन का टाइम फ्रेम हमने दिया है कि उसको जिस बीच में वो एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास, बेस्ड ऑन विच उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो के भी एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले हमेशा ही क्या होता है, डिस्चार्ज, ठीक है। एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक्विटल। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। हाँ, अब आते हैं क्लॉज 2 पे। दैट इज ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ चार्ज में जो डिफेंस साइड है, एक्यूज का जो साइड है वो जीत जाए तो इफ upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और जो डिफेंस का एडवोकेट था दोनों की भिड़ंत हुई और उसमें जो डिफेंस का एडवोकेट था वो जीत गया, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो गया कि यहां पर एक्यूज के अगेंस्ट में आगे बढ़ने के लिए कोई भी सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं, उसके अगेंस्ट में चार्जेस को फ्रेम करने के लिए कोई भी ठोस ग्राउंड है ही नहीं। तो वहां पर आफ्टर आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 250 आपको क्लियर है ना, ठीक है। हम इसको एक पैटर्न में समझ रहे हैं। सबसे पहले 249 में एक डायरेक्शन दिया गया कि आप की जो केस है उसको ओपन कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन, दैट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 250 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में जो पहला स्टेप होता है आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज, वहां पर अगर डिफेंस या फिर प्रोसिक्यूशन कोई भी जीत जाए तो वहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 251। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि 250 के अंदर एक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं किया गया, मतलब कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब सेकंड स्टेज पे पढ़ेंगे, दैट इज द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज aforesaid, the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense which is not exclusively triable by the court of session, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or the judicial magistrate of the first class on such date as it deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि चार्जेस को फ्रेम करते हुए अगर कोर्ट ऑफ सेशन को यह लगता है कि जो केस उनके पास आया है जिसका कमिटल हुआ अंडर सेक्शन 232, that particular case is not exclusively triable by the court of session, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वो उस केस को वापस भेज सकते हैं टू द सीजेएम या फिर एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो कि उस केस का ट्रायल कंडक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे, मतलब यहां पर इवन दो अगर उस केस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसको एक्सक्लूसिवली ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है तब भी वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक सेकेंड, ओके, शायद से वो मैंने अटैच नहीं किया है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज एक बार सेक्शन 448 ओपन कर लीजिए।
सॉरी 449 एंटर कर लीजिए, सॉरी ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 449, आई एम सो सॉरी, यहाँ मैंने इसको अटैच नहीं किया, ठीक है। मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 449 बेसिकली रिलेट्स टू विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज। इसमें क्या कहा है, सबसेक्शन 1, अ सेशन जज मे विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम और रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू अ सीजेएम सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सेक्शन 449 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर देता है कि अगर कोई ऐसा केस उनके पास कमिट किया गया है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय देम, इवन आफ्टर दैट दे कैन कंडक्ट द ट्रायल। ठीक है, क्लियर है आपको। तो जो सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है, इसको हम लोग सेक्शन 449 के साथ पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द टर्म मे। बी पे आते हैं, इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। ठीक है, अगर वो जो पर्टिकुलर केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन, मान लीजिए कि जो रेप का ऑफेंस है या फिर मर्डर का ऑफेंस है, दीज ऑफेंसेस आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो चार्ज फ्रेम करेंगे विद इन 60 days। ठीक है, विद इन 60 days। कब से 60 days? इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट विद इन अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। ठीक है, जब चार्जेस के ऊपर हियरिंग शुरू होती है उस दिन से लेके उनके पास 60 दिन है जिस बीच में उनको चार्जेस को फ्रेम करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता रहा, जो ये 60 दिन का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ना, ये पहले प्रेजेंट नहीं था। तो ये 60 days आप लोग याद रखिए बिकॉज प्रीलिम्स के लिए 60 days बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो हमने चार्ज फ्रेम कर लिया। अब सबसेक्शन 2 पे आते हैं, वेयर द जज फ्रेम्स any charge under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio, video, electronic means, and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offense charge or claims to be tried। देखिए, अब यहाँ पर जो हमने चार्ज प्रोसीडिंग पढ़ी थी उसका जो थर्ड स्टेज है और जो उसका फोर्थ स्टेज है वो दोनों कवर है। पहला क्या है, रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर, और दूसरा जो है वो है प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, अगर आपसे प्रीलिम्स में ये पूछता है कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर ट्रायल कंडक्ट करता है तो वहां पे प्ली ऑफ गिल्ट किस सेक्शन के अंदर है, तो आप बोलेंगे सेक्शन 251। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जब चार्ज को फ्रेम कर दिया गया है तो उसके बाद वो उसको एक्यूज को पढ़ के बताएंगे, ठीक है, और उसके सिग्नेचर भी लेते हैं यहाँ पे, एंड सब्सिक्वेंटली वो उसको मौका देंगे कि वो प्ली ऑफ गिल्ट करे, मतलब मान ले कि उसने ही ये ऑफेंस कमिट किया है। अब देखते हैं कि अगर वो मानता है या नहीं मानता है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 252, इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अगर प्ली ऑफ गिल्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा, जज वहीं पे जजमेंट दे देंगे और उसके बाद एक डेट डिसाइड करेंगे जब सेंटेंस हियरिंग होगी। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि हमने जज को डिस्क्रिशन दी है। डिस्क्रिशन इसलिए दी है क्योंकि प्ली ऑफ गिल्ट में हो सकता है जो एक्यूज्ड है वो रियल एक्यूज नहीं हो और वो किसी को बचाने के लिए किसी और का गिल्ट अपने सर पे ले रहा हो। इज दैट क्लियर? सेक्शन 252 क्लियर है? ठीक है। 253, इफ द एक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, अगर एक्यूज जो है वो मना कर देता है कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं और मैं चाहता हूं मेरा ट्रायल हो, तो देखिए क्या होता है, प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 252, मतलब कि 252 के अंदर तो कन्विक्ट नहीं किया गया, द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड मे on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other thing। ठीक है, अब अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट पे नहीं मानता है एक्यूज्ड या फिर उसकी प्ली ऑफ गिल्ट रिजेक्ट हो जाती है तो यहां पर क्या है, फिर कोर्ट जो है वो डेट डिसाइड करेगा जिस दिन से हियरिंग शुरू होगी। ठीक है, द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, और हियरिंग में से पहले क्या होता है, जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होता है, उनसे
कोर्ट में उनकी टेस्टिमनी ली जाती है। एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस। अब प्रोसिक्यूशन को एक विटनेस प्रेजेंट करना है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हियरिंग वाले दिन पर जो विटनेस है वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं करेगा, तो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि या तो उस पर्टिकुलर विटनेस के अगेंस्ट में कोई समन या फिर वारंट को इशू करे, ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में प्रेजेंट करवाने के लिए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 254 ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ये एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है। Provided that evidence of a witness under this subsection may be recorded by audio, video, electronic means. Subsection 2, the deposition of evidence of any public servant may be taken through audio, video, electronic means. Subsection 3, the judge may, in his discretion, permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further examination. तो सेक्शन 254 बेसिकली क्या कहता है कि जो हियरिंग की डेट डिसाइड की गई थी, ठीक है, उस दिन हम प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले मौका देते हैं कि वो केस को ओपन करे और वो अपने सारे के सारे एविडेंसेस को प्रोड्यूस करे, ठीक है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी एविडेंस को हम लोग ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 254 के अंदर सबसेक्शन 3 के अंदर हमने जज को डिस्क्रिप्शन दी है कि अब मान लीजिए कोई विटनेस था, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, EIC लिख दे रहा शॉर्ट में, ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो जो कोर्ट है हमने उसको ये डिस्क्रिप्शन दी है कि उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद जो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन है वो किसी और हियरिंग के डे पे किया जाएगा। ये हमने डिस्क्रिप्शन दी है कोर्ट को, देयर मे बी सम रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। 255 if after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं पाठ हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जब ट्रायल होता है, ठीक है, तो सिर्फ चैप्टर 19 के अंदर एक एक्यूज्ड को 2 जगह पर एक्विट किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज ईदर अंडर सेक्शन 255, ठीक है, और अंडर सेक्शन 258। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल होते हैं वहां पर एक्यूज्ड को 2 स्टेजेस पर एक्विट किया जा सकता है, दैट इज ईदर अंडर सेक्शन 255 और अंडर सेक्शन 258। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो 255 ये कहता है कि हमने प्रोसिक्यूशन को मौका दिया कि वो अपने सारे के सारे एविडेंसेस को और विटनेसेस को प्रेजेंट करें, उन्होंने कर दिया। उनको सुनने के बाद कोर्ट जो है वो ये ओपिनियन फॉर्म करता है कि उन्होंने कोई सफिशिएंट एविडेंस दिया नहीं एक्यूज के अगेंस्ट में, तो बिना एक्यूज के डिफेंस के साइड को सुने भी कोर्ट ऑफ सेशन एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर अगर वो उसको एक्विट करते हैं तो उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, दैट इज एन ऑर्डर मेड विद रीजंस, ठीक है। इसको फिर से पढ़ते हैं। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड, अच्छा अब एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। अगेन मैंने ये वाला सेक्शन भी अटैच नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और एक बार सेक्शन 351 खोल लीजिए, ठीक है। सेक्शन 351 मैं आपको बता देता हूं एक चीज, हाँ 351 आप लोग ने, अगर मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, प्लीज ओपन सेक्शन 351। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर देता है तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 351 जो कोर्ट है वो एक डायरेक्ट डायलॉग कर सकते हैं विद द एक्यूज्ड। मतलब कि इसका ये है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद एंड अलोंग विद दैट कोर्ट खुद भी एक्यूज से बात कर सकता है, मतलब रिगार्डिंग उससे पूछताछ कर सकता है। एक बार देखिए 351 में क्या कह रहा है, subsection 1, in every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstance appearing in evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put
such questions to him as the court considers necessary. Shall, after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense, question him generally on the case. ठीक है, तो by virtue of section 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो एक्यूज से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मतलब सॉरी क्लॉज ए के हिसाब से, एंड क्लॉज बी के हिसाब से वो जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस कर लेंगे उसके बाद जो कोर्ट है, जो जज हैं, वो एक्यूज से सवाल जवाब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एग्जामिनिंग द एक्यूज जो है ना, ये सेक्शन 351 को रेफर करता है. ठीक है, आप लोग अपने बैरेक्ट में मेंशन कर लीजिएगा और एक बार 351 को आप लोग रीड भी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं. ठीक है, तो मैं आपको अगर इसको लिखवा दूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर एवरी प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड before the stage of defense evidence, there will be a stage of section 351. ठीक है, तो एग्जामिनिंग द एक्यूज यहां पर सेक्शन 351 को रेफर कर रहा है. तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद और कोर्ट अपने बिहाफ में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया सेक्शन 351 में, उसके होने के बाद जो एक्यूज्ड है उसको एक्विट कर सकता है इफ दे आर सेटिस्फाइड कि उसके अगेंस्ट में कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे प्रोसीड करने के लिए. लेकिन अगर इस स्टेज पर वो उसको एक्विट करते हैं तो उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा. ठीक है, 256, where the accused is not acquitted under section 255, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. If the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record. If the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers for reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice. तो 256 ऑफ सेक्शन 1 ये कहता है कि 255 और 351 में अगर एंटर करने के बाद एक्यूज्ड को एक्विट नहीं किया गया तो यहां पर क्या होगा, अब हम लोग डिफेंस को मौका देंगे कि वो अपने साइड को प्रेजेंट करें. दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, अब एक्यूज्ड अपने विटनेसेस को प्रेजेंट करेगा. ठीक है, जो क्लॉज 3 है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो इश्यू ऑफ प्रोसेस चाहता है कि किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए, ठीक है, तो कोर्ट जो है उस विटनेस को बुलाएगी ही बुलाएगी. यहां पे हमने कोर्ट को डिस्क्रिशन नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया डिस्क्रिशन? मान लो कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया और एक्यूज जिस विटनेस को बुलाना चाहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस और कोर्ट ने मना कर दिया, तो यहां पर जो डिफेंस का जो साइड है उसको तो नुकसान पहुंच जाएगा ना. ऑब्वियस सी बात है, वो कभी ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि उसने ये ऑफेंस किया ही नहीं था. इज दैट क्लियर? लेकिन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इश्यू ऑफ प्रोसेस को किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले, मतलब कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें मतलब फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है उस इश्यू ऑफ प्रोसेस वाले एप्लीकेशन को, बट यहां पर अगेन कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा. ठीक है, 257, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस if any for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused or his advocate shall be entitled to reply. तो डिफेंस के जो विटनेसेस हैं जब उनके एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो उसके बाद लास्ट में जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को सम अप करेंगे. हाँ ठीक है. अच्छा देखिए, एक चीज आपको बताना भूल गया, 256 सबसेक्शन 1 में मे यूज हुआ है. इसका मतलब यहां पर यह है कि हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन के साइड को सुनने के बाद डिफेंस के पास कोई एविडेंस है ही नहीं. ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो किसी को प्रेजेंट कर ही नहीं सकती है, कोई विटनेस है ही नहीं उनके जो उनके फेवर में बोले. तो इसीलिए हमने यहां पर डिस्क्रिशन दी है डिफेंस को कि वो या तो किसी विटनेस को बुला भी सकते हैं या फिर अगर उनके पास कोई है भी नहीं तो किसी को ना बुलाएं. ठीक है, अब 257 में देखते हैं क्या बोल रहा है. हाँ, जब दोनों ही साइड अपने यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपने अपने विटनेसेस को एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को सम अप करेगा लास्ट में और
जब वो सम अप करेगा तो उसके अगेंस्ट में डिफेंस अपना रिप्लाई भी दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ is raised by the accused or his advocate, the prosecution may with the permission of the judge make his submissions with regard to such point of law। ठीक है, अब मान लीजिए जो डिफेंस है उसने क्वेश्चन ऑफ लॉ रेस किया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम प्रोसिक्यूशन को मौका देंगे कि वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में अपने रिप्लाई को सबमिट करें। ठीक है, ज्यादा अब आगे कुछ है नहीं। 258 पे आते हैं। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, if any, the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within a period of 30 days। यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एविडेंसेस को सुनने के बाद विद इन 30 डेज कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो आप टाइम लिमिट्स देख रहे हैं जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, इनको डालने का पर्पज़ ही यही है कि जो केसेस है ना उनका जो जजमेंट है वो एक्सपीडिशियसली दिया जा सके और ट्रायल जो है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच मे बी एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 45 डेज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और जो 30 डेज हैं इट कैन मैक्सिमम बी एक्सटेंडेड टू 45 डेज, बट इसके लिए आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और जजमेंट में या तो आप एक्विटल करोगे या कन्विक्शन करोगे। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 401 हियर द एक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, बेसिकली जजमेंट आने के बाद फिर आपकी सेंटेंस हियरिंग होती है। और यहाँ पे जो सेक्शन 401 है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली इसमें ज़्यादा डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो 401 बेसिकली उन सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर एक्यूज ना बेसिकली कोर्ट को कहता है कि जो मेरे को पनिशमेंट दी गई है मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए, बेल पर छोड़ दीजिए, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं, उसके बाद मैं फ्यूचर में जो भी मेरी सेंटेंस है उसको फेस कर लूँगा। ठीक है, ये उस रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, सेंटेंस हियरिंग में हम एक्यूज को मौका देते हैं कि वो अपने साइड को मतलब अपने साइड से कुछ चीज़ें बोल सके, बिकॉज जो उसको पनिशमेंट देने का जो ओपिनियन कोर्ट ने फॉर्म किया है वो चेंज भी हो सकता है लास्ट में सेंटेंस हियरिंग के टाइम पे। मान लीजिए कोर्ट ने ये ओपिनियन फॉर्म किया इसको 10 साल की सजा दो, ठीक है, अब क्या पता एक्यूज ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं मुझे 10 साल नहीं मतलब 5 साल तक की सजा देनी वुड बी मोर रीजनेबल, तो वहाँ पर कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। 259 इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज। अच्छा, 259 में दोबारा डेल्व नहीं करूंगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 259 रिलेट्स टू सेक्शन 234 सबसेक्शन 7, ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ BNS एंड सेक्शन 12 एंड 49 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैंने आपको बताया था इनहैंस प्रोसिक्यूशन, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो दोबारा मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको समझा दे रहा हूं एक बार। ठीक है, ठीक है, इसको स्किप ही कर देते हैं। अगर आपको समझना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैंने जो सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 पे जो लेक्चर बनाया है आप एक बार उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सेक्शन 259 क्लियर हो जाएगा। इट बेसिकली रिलेट्स टू प्रीवियस कन्विक्शन एंड इनहैंस प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इनहैंस पनिशमेंट। ठीक है, 260 पे आते हैं। प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। अब 222 क्या है हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 222 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 213 विच बेसिकली सेज कि अगर किसी हायर डिग्निटरी का डिफेमेशन हुआ है तो वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 260 में क्या कहा है। अ कोर्ट ऑफ सेशन taking cognizance of an offense under subsection 2 of section 222 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate। मतलब बेसिकली अगर 222 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन ने कॉग्निजेंस ली है तो वहां पर जो उसका ट्रायल होगा उसमें चैप्टर 20 का प्रोसीजर फॉलो होगा, दैट इज ट्रायल इन अ वारंट केस। ठीक है, चैप्टर 19 का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, provided that the person against whom the offense is alleged to have been एक मिनट यहाँ पे आगे लिखा है in accordance with the warrant cases instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate। लेकिन अगर चार्जशीट के बेसिस पर ट्रायल को इंस्टीट्यूट किया गया है तो यहां पर देखिए यहाँ लिखा है ना इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि अगर चार्जशीट के बेसिस पर ट्रायल को इंस्टीट्यूट किया गया है तो आप चैप्टर 19 के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्जशीट के अलावा किसी भी तरीके से केस को इंस्टीट्यूट किया गया है तो आप चैप्टर 20 के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the offense is alleged to have been committed shall
unless the court of session for reasons to be recorded otherwise direct be examined as a witness for the prosecution. ठीक है, जब तक जो वो हायर डिग्निटरी है, ठीक है, कोर्ट अलाउ ना करे तब तक प्रोसिक्यूशन उसका ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन नहीं कर सकता. यही प्रोवाइजो कह रहा है. इट इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1. ठीक है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर्स और इफ द कोर्ट थिंग्स फिट सो टू डू. ठीक है, अगर कोई भी पार्टी इस रिगार्डिंग एप्लीकेशन डालती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, कि ये जो पूरी हियरिंग है ये कैमरा में हो, यानी कि रिकॉर्ड की जाए, तो ऐसा भी किया सकता है. बट यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा. शैल भी लिखा है, मतलब कि कोई पार्टी अगर एप्लीकेशन डालती है तो वो पूरे प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Subsection 3. If in any such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one. ठीक है, बेसिकली अगर मान लो जिस इंसान के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा था कि उसने हायर डिग्निटरी का डिफेमेशन किया है, उसको या तो डिस्चार्ज कर दिया गया या फिर एक्विट कर दिया गया, तो उस केस में हायर डिग्निटरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उस इंसान को जिसको हमने एक्विट या डिस्चार्ज किया है, आप उसको कंपेंसेशन क्यों ना दें. मतलब यहाँ पर कंपेंसेशन देने के लिए हम उनको कह सकते हैं अगर जो एक्यूज्ड है वो एक्विट हो गया या फिर डिस्चार्ज हो गया तो. इज दैट क्लियर? Subsection 4. The court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding 5,000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them. मतलब कि अगर compensation देने तक की नौबत आ गई तो जो maximum amount prescribe किया गया है that is 5,000 rupees. ये 5,000 रुपये आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है. Subsection 5. Compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by a magistrate. ठीक है, इसको हम एक फाइन मानेंगे. ठीक है, फाइन के रूप में वो रिकवर कर सकता है एक्यूज्ड. Subsection 6. No person who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section. ठीक है, मतलब वही है कि अगर वो कंपनसेशन को पे करने में असफल हो जाते तो उनके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी को हम लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. Subsection 7, प्रोवाइड देखना है. Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person any subsequent civil suit relating to the same matter. मतलब कि अगर जिस हायर डिग्निटरी को ये ऑर्डर किया गया था कि आप कंपनसेशन पे करिए और उन्होंने पे नहीं किया, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई. ठीक है, हाँ, तो वहां पर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एक्यूज को वो जो अमाउंट है वो दिया जा सकता है. ठीक है. Subsection 7. The person who has been ordered under subsection 4 to pay compensation may appeal from the order insofar as it relates to the payment of compensation to the High Court. मतलब जो पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में आप अपील भी कर सकते हो बिफोर द हाई कोर्ट. अब भाई 5,000 रुपये के लिए इतना झगड़ा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. इतने प्रोविजन डालने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ 5,000 रुपये की बात है, वो तो दे ही देना चाहिए. Subsection 8. When an order for payment of compensation to an accused person is made, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided. मतलब कि अगर compensation पे करने के लिए ऑर्डर किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वहां पर कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो लिमिटेशन पीरियड है अपील लॉन्च करने के लिए वो एक्सपायर ना हो जाए. मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आया कि 5,000 रुपये के लिए इतना झगड़ा क्यों किया गया है 5 सेक्शंस में. ठीक है, छोड़ो जो भी है, लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेजिस्लेटिव विजडम, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, इसमें आप ये 5,000 रुपये ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सेक्शन 222 भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों चीज़ें पूछ सकता है. ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको ये टाइम फ्रेम बताया ना 60 डेज़ के, और जो जजमेंट है वो आपको 30 डेज़ के अंदर देना है, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वी आर डन विद चैप्टर 19 आई गेस. अब आपको ना मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि जो प्रोविजन सब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या बात बोली गई है.
लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की भी आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। आपको बस ऊपर ऊपर से चीज़ें समझनी है। मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि जो भी बातें मैं आपको समझाता हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बहुत आपको हेल्प होगा इस चीज़ से, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई कैन अश्योर यू, यूट्यूब पर कोई भी इंसान आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करके नहीं देगा। इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ रिलेट करके सेक्शंस के साथ, कोई भी और नहीं देगा। तो मेरा आपको बस यही एडवाइस है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ प्लीज़ उनके नोट्स बनाइए, अलॉन्ग विद दैट उनका रिविजन आप करिए, ठीक है। मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो जुडिशरी के लिए सफिशिएंट है। आपको और कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अभी हिमाचल के पेपर को उठा के देख सकते हैं, उसमें बीएनएसएस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस कंटेंट में से ही आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे वीडियोस देख के वो पेपर को फ्रेम किया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको मैंने लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है। तो आप मतलब मैं ऐसे, आपका अगर मन करे तो आप बाकी चीज़ों को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग सिर्फ मेरे लेक्चर को देख के नोट्स बनाइए, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर जुडिशियल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैप्टर 20 को हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।